हेलो एवरीवन। तो अब हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने अब तक लेक्चर नंबर 2 तक आपको दे दिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यार देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है या चैप्टर है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लेता हूँ। आज हमने जहाँ तक पढ़ लिया उसकी एनसीईआरटी भी पढ़नी है और डिस्कस करनी है कि क्या क्या हमने फीचर देखे और इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था सर? पहले लेक्चर में तो हमने ये जाना था कि ग्रोथ कैसे, मतलब ग्रोथ के फीचर जाने थे कि इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रोथ अगर एक बार हो गई और वापस घट जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रोथ क्या होना चाहिए ना, एक इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। अगर उसमें ग्रोथ हो गई तो उसके बाद वो बढ़नी चाहिए या फिर उतनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कम हो जाए। यानी एक इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। यहां तक समझ में आया। और हमने क्या जाना था कि सर प्लांट ग्रोथ जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि जहां पे मेरिस्टेम होती है वहां पे ग्रोथ हमेशा रहती है। पर ऐसा नहीं होता कि प्लांट की ग्रोथ जो है अनलिमिटेड हो। तो प्लांट की ग्रोथ जो है लोकेलाइज्ड भी होती है। और मतलब लोकेलाइज से क्या मतलब है, यानी जहां पे जो है मेरिस्टेम होगी यानी डिवाइडिंग सेल होगी वहीं पे ग्रोथ होगी। और प्लांट ग्रोथ क्या होती है कि कई जगह पे रुक भी जाती है एक सीमा के बाद, वहां पे नई लीफ का फॉर्मेशन करना होता है, पुरानी लीफ को झड़ा दिया जाता है तो डिटैच हो जाती है पुरानी लीफ। और क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था कि सर जो सीड होता है ना उसमें कई रीजन्स होते हैं, यानी जब ग्रोथ होती है तो कई प्रकार के चेंज होते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा था, पहले तो पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, सेल का पास पास कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से जुड़े रहते हैं और इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है सर, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये किसमें पढ़ा था हमने पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था, इलोंगेशन फेज, यानी सेल अपने लेंथ में इंक्रीज करता है, वैक्यूल आने लगता है। और मेरिस्टेमेटिक फेज या मैच्योर, मतलब जब ये इलोंगेशन फेज गुजरता है तो मैच्योरेशन का फेज आ जाता है। यहाँ पे सेल कंप्लीटली बड़ा हो जाता है और वैक्यूल फुली डेवलप हो जाता है। तो अब तक हमने फर्स्ट 2 लेक्चर में इतना कुछ समझा, ये मैंने उसका क्विक रिकैप दे दिया। अब मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा है ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें जो ग्रोथ रिलेटेड टर्म है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, पर आज आपको जो है 2 चीजें समझाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ग्रोथ रेट की हम बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ रेट लिखा है मैंने, ये होगा ग्रोथ रेट। जब हम किसी भी ग्रोथ को टाइम के आधार पर आधारित करते हैं, यानी किसी में टाइम से डिपेंडेंट कर देते हैं कि कितने समय में क्या ग्रोथ हो रही है, तो उसको ग्रोथ रेट को बताया है। तो ग्रोथ रेट क्या बोला है, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। यानी ग्रोथ को हम टाइम से रिलेट करके उसके रिस्पेक्ट में रिलेशन देखें तो उसको बोलते हैं सर ग्रोथ रेट। अब जो ये ग्रोथ रेट होती है ना, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है एरिथमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। सर एरिथमेटिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, उसके बारे में बताओ। तो देखो जान लेते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले हेडिंग आपको लगाएंगे अरिथमेटिक ग्रोथ। अब ये अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है, ये बोल रहा है इंक्रीज लीनियर कांस्टेंट अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोज बाय माइटोटिक डिवीजन। यानी जो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है ये माइटोटिक सेल डिवीजन को फॉलो करता है। आपको माइटोसिस पता है क्या? माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक हो गया, उससे 2 सेल बनते हैं। क्या होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 ऐसे करके माइटोसिस चलती है। पर यहां पे एक ट्विस्ट आ जाता है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन को तो फॉलो करता है, बट जो इसके 2 सेल बनते हैं ना उसमें से एक सेल अपना रोल फिक्स कर लेता है, यानी वो बिकम परमानेंट हो जाता है, यानी उसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, परंतु उसमें से एक सेल क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, यानी उसका कुछ रोल फिक्स हो जाएगा, वो आगे जो है डिवाइड नहीं करेगा, उसमें से फिर अगला सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा सर, और ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 सेल बने, ठीक हो गया सर, 2 सेल तो बन गया, समझ में आ गया। अब क्या होगा सर, ये फिर से एक सेल तो परमानेंट हो जाएगा, यानी इसका एक रोल फिक्स हो जाएगा, और ये आगे डेवलपमेंट में भाग नहीं लेगा, यानी ये अब डिवाइड नहीं करेगा, फिर एक सेल डिवाइड करेगा।
तो आपको क्या दिख रहा है कि इंक्रीज इन सेल नंबर एक लीनियर तरीके से हो रहा है, यानी एक के बाद एक सेल बन रहा है। अगर आपसे पूछो एक सेल है उससे बने दो सेल, क्या दो से चार बनेंगे? नहीं, दो से तीन बनेंगे, क्योंकि एक तो अपना रोल परमानेंट कर लेगा, अब वो डिवीजन में पार्ट नहीं लेगा। यानी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, मतलब एक लीनियरली तरीके से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो एक्सपोनेंशियल या अचानक बढ़ जाएगा। मतलब उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है सर? एक लीनियर तरीके से चल रही है। तो ये क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन लीनियर कांस्टेंट अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोज माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल, यानी जो एक डॉटर सेल बनेगा वो करेगा क्या? कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो आपको लिखी हुई लाइन का मतलब समझ में आया कि एक सेल तो मैच्योर हो जाएगा और जो दूसरा सेल है ना वही डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी फिर वो जो दूसरा सेल आगे बनाएगा दो सेल, उसमें से एक मैच्योर हो जाएगा, यानी उसका रोल फिक्स हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा सर, और जो दूसरा सेल है वो माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करेगा। यानी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच। तो आपको ये जो वेरिएशन दिख रहा है सर वो एक लीनियरली दिख रहा है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन यहां पर आएगी। अब कईयों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बायो में भी फिजिक्स के टर्म को समझा सकूं। आप मेरे संग बने रहिए। मैं अकेला क्या क्या करूं? देखो, मैं आपको बॉटनी भी पढ़ा रहा हूं, जूलॉजी भी पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है तो मैं फिजिक्स भी लाऊंगा, पर इतना सब कुछ यार मेरे दिमाग में भी लोड पड़ जाएगा। एक तो मैं काफी बीमार रह जाता हूं, तो उस वजह से मुझे भी दिक्कत हो सकती है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। क्या कर रहे हैं कि लीनियर पढ़ रहा है, तो ये यही एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया है। अब आप प्लांट की ग्रोथ को देखो। अगर मान लो कि आपने देखा कि कोई प्लांट 1 सेंटीमीटर का है, आपने 5 दिन बाद ऑब्जर्व किया, यानी 5 डे के बाद देखा उसकी ग्रोथ 2 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या हुआ? फिर से 5 डे ऑब्जर्व करा तो फिर से क्या कहते हैं सर 3 सेंटीमीटर हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 5 डे का ड्यूरेशन है, टाइम को कांस्टेंट रखा तो ग्रोथ भी एक कांस्टेंट चल रही है। यानी हमने जो एक ग्राफ बनाया वो टाइम के संग रिस्पेक्ट में बनाया है, हाइट ऑफ प्लांट को ले रखा है, यानी इसमें एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने प्लांट की हाइट ले रखी है और एक्स एक्सिस पे क्या लिया? टाइम लिया है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी में है, इसीलिए ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है? कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, अ प्लॉट ऑफ लेंथ एल अगेंस्ट टाइम टी। देखो, कुछ टाइम जीरो पे, ऐसा नहीं कि टाइम जीरो पे प्लांट की हाइट जीरो होगी, नहीं, टाइम जीरो पे प्लांट की कुछ हाइट रही होगी और टाइम टी पे आके उसकी हाइट क्या हो गई? कुछ इस तरह से हो गई। तो आपको क्या पता करना है? एक इक्वेशन लिखनी है सर। इक्वेशन क्या है? देखो, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अब ये इक्वेशन आई कैसे? देखो, आपने पढ़ा होगा y बराबर सी प्लस एम एक्स। मैथ में भी आपने देखा होगा, जब आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेवकूफ होंगे, बेवकूफ तो नहीं कहूंगा यार, परेशानियां होती मैं भी समझता हूं। क्या होगा? आपने 9th पढ़ी होगी। अब कईयों के पास 9th में होम साइंस भी हो सकती है, ये लड़कों के संग तो नहीं होगी, कहीं पता चल रहा लड़के भी होम साइंस लेके बैठे, ऐसा नहीं। 9th 10th में होम साइंस होगी, पर 8th तक तो आपने पढ़ा है। आपने जो है लीनियर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा? एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, y बराबर सी प्लस एम एक्स। देखो, मैं आपको बेवकूफ नहीं कहता हूं, मैं खुद ज्यादा बेवकूफ था। आपको तो ये 9th में पता चल गया, मुझे तो बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैं उस टाइम भी नहीं पढ़ पाया था। तो एक इक्वेशन होती है y बराबर सी प्लस एम एक्स या y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये क्या इक्वेशन है सर? ये तो कुछ अलग सी लग रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहां पे c क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हुआ सर? वो पॉइंट है जहां पे क्या कहते हैं? कट कर रहा है, यानी यहां पे इनिशियल टाइम पे प्लांट की कुछ ग्रोथ या लेंथ रही होगी, उसको इनिशियल टाइम में जो लेंथ रही होगी उसको एल नॉट मान लिया। एल नॉट क्या हो गया सर? इनिशियल लेंथ हो गई। अब एल टी क्या है? टाइम टी पर फाइनल लेंथ, यानी इस टाइम इक्वल टू टी पर जितनी उसकी फाइनल लेंथ हो गई उसको लिखा है एल टी। एल नॉट क्या है? इनिशियल लेंथ। जो ये आर है ना, ये यहाँ पे स्लोप है। स्लोप क्या होता है? यहाँ पे जो ये एम दिखाता है ये स्लोप होता है, यानी कि वो किस तरह से वेरी कर रहा है, तो ये वो हो गया। और एक्स क्या होता है यहाँ पे सर? एक्स एक्सिस है और वाई भी क्या है? एक्सिस है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो क्या ये इक्वेशन इसके संग वेरी कर रही है या समानता दिखा रही है? देखो, y एक्सिस पे एल टी है, x एक्सिस पे देखो टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है, इसका जो स्लोप है वो m है जो कि r है और इंटरसेप्ट c है। यानी ये वाला जो स्लोप होता है ना ये m होता है और यहाँ m किसके बराबर है सर? r के। तो आइए इसके बारे में पढ़ लिया हमने, ज्योमेट्रिक
ना मतलब अरिथमेटिक ग्रोथ के ऊपर कि अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज लीनियर कांस्टेंट होती है। अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलो करती है माइटोटिक सेल डिवीजन को, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू करती है डिवीजन को, व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो आपको जो रिलेशन दिख रहा है वो टाइम के संग लीनियरली दिख रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसको याद रखना, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अब यहाँ पे आर जो है वो ग्रोथ रेट है, और ग्रोथ रेट कैसा है सर, कांस्टेंट है, यानी वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। देखो आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं जो है कई प्लेटफॉर्म नहीं चलाता, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में बिल्कुल नहीं चलाता, क्योंकि उसमें भी काफी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो आप क्या करें, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उसमें क्या करना है, आप मेरे पोस्ट को या फिर क्या कहते हैं किसी भी वीडियोस को आप अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हैंडल पे लगाएं, जिससे जो है, अब मैं तो नहीं देख सकता पर जो है दूसरा तो देखेगा। आइए आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट की। तो ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट होता है ना, ये मोस्ट कॉमन दिखाई देता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मोस्ट कॉमन दिखाई देता है, कह रहा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज मोस्ट कॉमन इन लिविंग सिस्टम। अब ऐसा कैसे हो गया, अरिथमेटिक ग्रोथ तो ज्यादा अच्छा है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पर ज्योमेट्रिक में ऐसा क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक क्या करता है ना, होता इसी की तरह है, इसमें भी माइटोटिक सेल डिवीजन ही फॉलो करता है, बट इसमें जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन आती है। अब सर हम तो वायु वाले हैं, हमें कैसे आएगी, तो देखो आप जिनसे फिजिक्स पढ़ रहे हो उनसे आप अच्छे से देखना, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि मेरे ही लेक्चरों का इंतजार करो, मैं हो सकता है फिजिक्स ना भी पढ़ाऊं क्योंकि मुझे इतनी अच्छी फिजिक्स आती नहीं है, पर यह है जितना बायो में आएगी, जितना केमिस्ट्री में आएगी, मैं उसका अच्छे से यूज करके आपको बता दूंगा। तो होता क्या है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ना, आपको कुछ अलग दिखेगा। जैसे मान लो ये एक सेल है, आपने क्या पढ़ा था अरिथमेटिक में कि ये माइटोटिकली डिवाइड करा और दो सेल इसने बना लिए, एक क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया यानी परमानेंट हो गया, और फिर उसने क्या किया, एक परमानेंट होकर दूसरा डिवाइड करा था। बट यहाँ पे क्या होता है ना ज्योमेट्रिक में, ये दोनों ही डिवाइड करने लगते हैं, मतलब ये भी दो बनाएगा और ये भी कितने बनाएगा सर, दो बनाएगा। तो एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले कितने करो, चार से भले देखो ये हो गया दो, ये हो गया सर दो, फिर ये हो गया सर दो, फिर ये हो गया सर दो, फिर हो गया दो। तो ये कितने हो गए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 64, संख्या जो है बढ़ती जाएगी। अच्छा, मतलब कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है एक लीनियर वेरी नहीं करेगी, मतलब स्टार्टिंग में इसका नंबर कम था, आपने देखा शुरू में एक सेल ही था, तो जो है सबसे पहला जो फेज चलता है ना वो कम से चलता है, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, बीच में एक ऐसा दौर आएगा कि जनसंख्या अचानक से बूम कर जाएगी, यानी लगातार जनसंख्या बढ़ गई, तो वो एक्सपोनेंशियल फेज हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता कि जनसंख्या लगातार बूम करे, जैसे आपने पढ़ा था जनसंख्या को नियंत्रण करने के कोई उपाय हमने बर्थ कंट्रोल मेथड में पढ़े थे, ऐसे ही बर्थ कंट्रोल मेथड क्या करती है सर, हमारी प्रकृति भी करती है। वो क्या करती है, बच्चा पैदा नहीं होने देती, ऐसी सिचुएशन नहीं लाती है, बच्चे को निपटा देती है। मतलब कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो जनसंख्या कम करने के लिए अनेक आपदाएं या ऐसी चीजें होती हैं जिससे जनसंख्या कंट्रोल में आ सके। अच्छा, मारने के लिए आपदाएं होती नहीं, ऐसा होता है कि अब पृथ्वी में वो रिसोर्सेस कम हो गए होते हैं और जनसंख्या इतनी तीव्र हो गई, तो कई घटनाएं ऐसे घटती है जिससे कि महामारी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। कोविड आपने देखा, कोरोना आपने देखा, तो ये एक हिसाब से जनसंख्या को क्या कर रहा था सर, कम कर रहा था। तो आप जब देखेंगे कि रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, अब जनसंख्या उस तरह से बढ़ नहीं पाएगी और एक टाइम आएगा कि जनसंख्या आके स्थिर हो जाएगी। तो आइए एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ में क्या कह रहा है, जो वाई एक्सिस में ग्राफ है वो साइज है, वेट ऑर्गन का या किसी भी प्रकार की हाइट भी ले सकते हैं, साइज भी ले सकते हैं, और टाइम के संग हमने उसका ग्राफ बनाया है। ये वेरी कर रहा है क्या, स्टार्टिंग में मान लो देखो सेल की संख्या एक थी, तो स्टार्टिंग में देखो कुछ ना कुछ जनसंख्या रही होगी, तो इसका जो मतलब इंटरसेप्ट है वो 0 नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ जनसंख्या है। फिर
स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी लैग फेज की ओर चल रही है। इनिशियल नंबर क्या है, वेरी लेस है, यानी स्टार्टिंग में क्या है सर, नंबर बहुत ही कम है, नंबर कम थे, तो इसीलिए इस फेज को बोला लैग फेज। लैग फेज में जनसंख्या क्या होती है सर, कम होती है। फिर आता है हमारा लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। स्टार्टिंग में नंबर कम था पर अचानक से बढ़ रहा है, 32 से 64, 64 से 128 ऐसे चलेगा, यानी 2000 से 4000, 4000 से 8000, ऐसे 5000 से 10000, ऐसे सुनने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है ना। तो अचानक से जनसंख्या बढ़ी तो एक्सपोनेंशियल फेज आया, ठीक हो गया। अब रिसोर्सेस कम होने लगे, यानी कि अब जो है जनसंख्या को समेटना पड़ेगा, यानी अब अगर जनसंख्या बढ़ी तो खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, एक स्टेशनरी फेज आएगा, यहां पे आके जनसंख्या कांस्टेंट हो जाएगी। अब जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही घटनी जाएगी। तो इस फेज को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है सर, रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं और जनसंख्या वहां पे आके कांस्टेंट हो जाती है। तो ये ग्राफ भी एनसीईआरटी का है सर। ग्राफ क्या कह रहा है, फिगर एन आइडियलाइज्ड ओके सिग्मोइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल इन कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ। ऐसा ये किस में देखने को मिलता है, हायर प्लांट में भी देखने को मिलता है, और जो टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, सेल्स को ग्रो करते हैं, वहां देखने को मिलता है। अब ये क्या है सर, देखो यहाँ पे यही डायग्राम मैंने यहां समझाया है, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 1 सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 cells, then both cells are continue to division। यानी अगर हम देखें कि इसमें हमारा टाइम कांस्टेंट है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा। यानी एक सेल 5 मिनट में अगर डिवाइड करता है तो 5 मिनट में आपको 2 सेल मिल जाएंगे, और वही 5 मिनट में आपको 3 नहीं 4 सेल मिल जाएंगे, और उसी 5 मिनट में आपको 4 से 8 सेल मिलेंगे। तो टाइम कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है सर, जनसंख्या वेरी कर रहा है, जो कि लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, ठीक हो गया। अब एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये क्या लिखी है, तो ये एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन होती है, WT इज इक्वल टू W0 ER टू द पावर T। ये y बराबर mx प्लस c वाली इक्वेशन नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सपोनेंशियली शो कर रहा है। WT क्या है सर, टाइम जीरो पे इनिशियली वेट कितना है, या साइज कितना है, या हाइट कितना है, या नंबर कितना है। तो आप एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में क्या देखना, पेज नहीं देखने, पेज तो आपको दिखेंगे बड़े अच्छे हैं, हरे कलर है उसमें, व्हाइट मतलब पेज है, ब्लैक कलर है, ऐसा नहीं देखना आपको। आपको क्या देखना है सर, उसमें लिखे हुए पॉइंट को देखना है कि W0 क्या है सर, W0 जो है हमारा इनिशियल टाइम पे कितनी जनसंख्या थी, कितना वेट था, कितना साइज था, कितना नंबर था, समझ में आया। फिर क्या देखना है, WT यानी फाइनल वेट कितना हो गया। यहाँ पे साइज भी ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो। जो सब्जी उगाते हैं या खेत में काम करते हैं, आपने देखा होगा, मैं भी क्या कहते हैं किसान से मतलब किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं मैं खेत में क्या कहते हैं फड़वा चलाने जाता हूँ, पर कभी कभी तो कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो क्या होता है, WT क्या होता है, फाइनल वेट होता है। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे आपने देखा होगा कोई सब्जी बोई या कोई पेड़ लगाया, स्टार्टिंग में उसकी जो सब्जी की फसल आई तो वो छोटी थी, अचानक से उसको रिसोर्सेज मिले, खाद मिले, उसने अपनी हाइट को तीव्रता से बढ़ा लिया, पर बाद में आप देखते हैं उसकी हाइट कांस्टेंट हो जाती है, यानी अब हाइट बढ़ना मुश्किल हो जाती है, तो वो स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अचानक से जनसंख्या बढ़ती है। आपने वो भी देखा होगा, बारिश के दिनों में केंचुए और कई सारे कीड़े आपको देखने को मिलते हैं, वो अचानक से आते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय उनको रिसोर्सेज मिलते हैं और वो तीव्रता से ग्रो करते हैं, और बाद में उनकी जनसंख्या घटने लग जाती है, क्यों, क्योंकि अब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। तो क्या था, W0 क्या था, इनिशियल टाइम पे वेट कितना है, साइज कितना है, हाइट कितना है, नंबर कितना है। फिर पूछ रहा है WT फाइनल वेट कितना होगा, साइज कितना होगा, हाइट कितनी होगी, नंबर कितना होगा। अब ये R क्या है, R जैसे पीछे पढ़ा था हमने, वो था ग्रोथ रेट, ये होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। क्यों, क्योंकि जनसंख्या जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, ये नॉट कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होती। वो वाली जो हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक ग्रोथ की, वो क्या थी सर, कांस्टेंट थी, वो टाइम के संग लीनियरली वेरी कर रही थी। पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है इनिशियल वैल्यू पे, यानी स्टार्टिंग पे कितनी वैल्यू थी, उसके बाद वैल्यू कितनी बढ़ गई, ये डिपेंड करती है सर इनिशियल वैल्यू पे। बहुत बढ़िया।
टी क्या है सर, टाइम है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम या एफिशिएंसी इंडेक्स। यानी ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम यानी ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ को बता रहा है, तो ये उसका बेस है जो कि नेचुरल लॉगरिथम है, और एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे ये तो एक छोटा सा मतलब है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम या एफिशिएंसी इंडेक्स, ये पढ़ तो लिया, ये आएगा पेपर में, आया था भैया। देखो पेपर में आपसे ऐसा नहीं कि ग्राफ बनवा ले, आप फिजिक्स सॉल्व नहीं करने जा रहे हो, या वो नहीं आपको ग्राफ नहीं बनवाएगा कि आप ग्राफ बनाओ और चिपका दो। क्या होता है ना, पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ही आ गया था, वहां इस ई का मतलब पूछ लिया था, और ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ऐसा नहीं करना वहां पे कि हमने बोल दिया सर ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, काम खत्म। नहीं, वहां पे ई का मतलब था बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ऐसा थोड़ी कि एबीसीडी पढ़ने जा रहे हैं, एबीसीडी नहीं खेलनी है। ई से आपको एग याद नहीं रखना है। अब कईयों के मन में पानी आ रहा होगा कि एग या कोई भी जो है खाने वाली चीज बोलती, ऐसा नहीं। वहां पे आपको याद रखना है ई क्या था सर, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम था, जो कि एफिशिएंसी इंडेक्स को बता रहा है, यानी जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है उसको बता रहा है। और ये वाला जो ग्राफ आपको देखने को मिला, ये प्लॉट जो देखने को मिल रहा है, ये टिपिकल सिग्मोइड कर्व है, यानी इसका आप शेप देखो तो ये एस की तरह नहीं लग रहा है, कुछ इस तरह से। एस कैसे बनाते हो आप, ऐसे बनाते हो, तो ये ग्राफ हल्का सा एस की तरह जा रहा है, सिग्मोइड कर्व है। और आपको ये हर सिस्टम में देखने को मिलता है। जैसे आप अभी आप वाला चैप्टर पढ़ोगे ब्लड वाला, वहां पे भी आपको सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा। और कहां पढ़ोगे आप, इकोलॉजी पढ़ोगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। आपको इकोसिस्टम के लेक्चर भी देख रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा है। काफी वीडियोस हो चुकी हैं अब तो यूट्यूब पे, और मुझे उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो क्या कह रहा था कि ये जो इक्वेशन आपके सामने आई, WT इज इक्वल टू W0 e रेज टू द पावर RT, तो आप इससे क्या समझे सर, हमने जो है आज किसके बारे में पढ़ा, ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। ग्रोथ रेट क्या होता है, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। उसमें हमने दो ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक क्या होता है, यानी एक लीनियरली इंक्रीज करता है, यानी एक 5 मिनट के बाद अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, तो अगले 5 मिनट में 2 होगी, फिर अगले 5 में 4 नहीं हो जाएगी सर, 3 रहेगी। क्योंकि क्या होता है, एक सेल माइटोटिक डिवीजन करता है, तो जो 2 सेल बनते हैं उसमें से एक सेल तो अपना रोल फिक्स कर लेता है, यानी वो डिफरेंशिएट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, और दूसरा सेल जो है माइटोटिक डिवीजन करता है। तो इस तरह से चलता है। पर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, जब आदमी को रिसोर्सेज मिलते हैं तो अचानक से अपनी जनसंख्या को तीव्रता से बढ़ाता है, पर जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो एक फेज आता है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, वहां पे आके जनसंख्या जो है रुक जाती है। तो अगर आप बात करेंगे कि अरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, वहां पे R क्या था, ग्रोथ रेट था, और क्या बता रहा था, लीनियर रिलेशन बता रहा था, y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन थी। बट ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में WT इज इक्वल टू W0 e रेज टू द पावर RT। ई क्या था सर, इस पे क्वेश्चन आ रखा है नीट पे। ई जो होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का, ई को आपको याद रखना है, क्या पता अगले साल या इस साल ही ई पे क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि अब जो है सिलेबस का कुछ भी नहीं पता, मतलब पता तो है पर एग्जामिनर का मूड किस पे डिपेंड करता है, क्या पता वो ई को पूछ दे या आर को पूछ दे। आर क्या होता है सर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, जो कि कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू पे। तो आइए हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मेरा फोन अभी दिख नहीं रहा, तो मैं एनसीईआरटी की बुक पकड़ लेता हूं, और पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और जो हमने पिछला टॉपिक में पढ़ा था उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। आइए एनसीईआरटी क्या कहती है ग्रोथ रेट के ऊपर। आपको जो है अपनी किताब को इस तरह से बना लेना है, यानी उस तरह से आपको जिस तरह से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको आप अपने अनुसार कलर कर लें, और जो बात इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट कर लें। तो आपको अपनी एनसीईआरटी को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सजा दो, पर आप जो है बढ़िया से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो। ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या कह रहा है, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। जब आप ग्रोथ को टाइम के संग रिलेट करके बताओगे तो उसको क्या बोलेंगे सर, ग्रोथ रेट बोलेंगे। Thus rate of growth can be expressed mathematically। अब सर हमें तो मैथ ही नहीं आती, पर मैथ जैसा कुछ लगा आपको बिल्कुल हलवा लग रहा होगा। An organism or a part of organism can produce more cell in variety of cell। अब आपको जो ये दो ग्राफ या चित्र दिख रहे हैं, ये किसको बता रहा है सर, अरिथमेटिक ग्रोथ को। देखो ये एक सेल डिवाइड कर रहा है, ये वाला परमानेंट हो जा रहा है, फिर वो डिवीजन कर रहा है, तो आपको अरिथमेटिक ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है, तो ये यहाँ पे देखो जाइगोट डिवाइड कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एग्जांपल बताया है।
फिर कह रहा है फिगर क्या बता रहा है, ये एनसीईआरटी में है, अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, पहला ए। और सी क्या कह रहा है, स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक ग्रोथ फेज। तो आप अपनी एनसीईआरटी से देखना। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, द ग्रोथ रेट शो इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है। इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलो माइटोटिक सेल डिवीजन। तो देखो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है वन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब कहीं क्या, आप मेरे संग एक दिक्कत ये भी है कि मैं स्लाइड नहीं ला सकता, क्योंकि मैं अगर स्लाइड लाता तो इसमें बता देता, एक एक चीज आपके सामने लिखी होती। अब आपको क्या करना है, एक एनसीईआरटी तो लेनी ही पड़ेगी और एनसीईआरटी लेना भी मस्ट है। आप उसमें से मिलाइएगा कि मैं कुछ चीज छोड़ तो नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अगर कोई तरीका होता तो मैं यहाँ पे स्लाइड लगा देता, पर मेरे पास ऐसा कोई भी उपकरण अभी तक नहीं है और मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मुझे खुद ही एडिटिंग करनी पड़ती है, खुद ही लेक्चर रिकॉर्ड करके खुद ही अपलोड करना पड़ता है। वैसे क्या कई लोग कहेंगे क्या ये तो खुद ही करना पड़ेगा, पर फिर भी क्या है कि मुझे सब कुछ देखना है, तो उसके अनुसार मैं लेक्चर बनाता हूं। तो आगे पढ़िए, बातों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। while the other differentiate and matures, the simplest expression of arithmetic growth is exemplified। इसका एग्जाम्पल लिख लो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना भूल गया हूँ। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एग्जाम्पल हम लिखना भूल जाते हैं, पर अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो चीजें आ जाती हैं। तो आप क्या करें, एनसीईआरटी इसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ दी तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ ही चुका हूं। आपको अपनी तरफ से एनसीईआरटी की एक रीडिंग और लेनी है। क्या पता कुछ लाइन छूट गई हो तो आप वहां से ऐड कर लेना। जो इसका एग्जाम्पल होता है वो क्या है, रूट इलोंगेशन है। हमने बताया था टाइम की लेंथ नाप रहे हैं, पर इसका एग्जाम्पल लिख लो रूट इलोंगेशन। यानी ये ग्राफ आप कहां देख सकते हो, रूट इलोंगेशन के बीच में देख सकते हो। और कांस्टेंट रेट, लुक एट द फिगर 15.5 ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। तो एक लीनियर कर्व ऑब्टेन हो रहा है, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस किया है। थोड़ा सा गला दर्द हो गया, सॉरी। हाँ ठंड हो गई यार। एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी। तो एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी, सॉरी, ये जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था। एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम 0, और आर क्या है सर, ग्रोथ रेट है, जो कि इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है। एक चीज और ऐड करो, आर क्या है सर, आर जो है ग्रोथ रेट है। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ रेट है, और साथ में क्या है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो देखो ऐसी चीजें भी आपको मिलती रहती हैं, तो साथ में क्या है, आप एनसीईआरटी भी पढ़ो। क्या पता कुछ ऐसे चीज हो जो मैंने छोड़ दिए हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ लिख दूंगा बोर्ड पे, ऐसे तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने में ही फायदा है। पर कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नई चीजें जानने को मिलती है। तो आर क्या था सर, ग्रोथ रेट था, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम था। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, और आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आर है वो ग्रोथ रेट है या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, किसके लिए सर, रूट के लिए। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, एनसीईआरटी कह रही है इन द मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। यानी इस इनिशियल ग्रोथ क्या होती है सर, स्लो होती है, जिसको लैग फेज कहते हैं, जो कि आपके सामने है कि इनिशियल नंबर इज वेरी लेस। तो इसको लैग फेज कहा, एंड इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट द एक्सपोनेंशियल रेट, जिसको लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। Here both the progeny cell following mitotic cell division, यहाँ पे दोनों प्रोजेनी क्या करती है, माइटोटिक सेल डिवीजन करती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक हो गया। retain the ability to divide and continue do so. However, with the limited nutrient supply, the growth shows down leading to the stationary phase. अब क्या हुआ, लिमिटेड सप्लाई हुई और ग्रोथ क्या आ गई सर, अपने स्टेशनरी फेज पे आ गई। तो लेक्चर लंबा जा रहा होगा पर मजा आ रहा होगा। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, वी गॉट अ टिपिकली सिग्मोइड एस कर्व, जो कि आपके सामने है फिगर 15.6। अ सिग्मोइड कर्व इज नेचुरल एनवायरनमेंट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। कैन यू थिंक द मोस्ट
मोर सिमिलर एग्जांपल आप पता लगाओ, मैंने आपको बताया था ना ब्लड वाला, तो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक फेज आएगा जहां पे हम जो है सिग्मोइड एस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। और कहां पढ़ेंगे, जब पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर भी ये पढ़ेंगे। तो आपसे कह रहा है मोर सिमिलर एग्जांपल लगाओ, तो आप चैप्टर नंबर 18 में जाके देखो, और चैप्टर नंबर 22 है या 23 है उसमें जाके देखना। नहीं 22 तो नहीं है, इंटर में है शायद, 14 या 13 चैप्टर में। हाँ, कैन यू थिंक of more similar examples? What kind of a curve can you expect? एग्जाम्पल बताना है इसका। What a kind curve you expect in a tree showing seasonal activity? The exponential growth can be expressed W2 is equal to W naught E raised to the power RT। WT क्या होता है, फाइनल साइज होता है, यानी वो वेट के बारे में बता सकता है, हाइट के बारे में बता सकता है, नंबर के बारे में बता सकता है, एटसेट्रा। W नॉट क्या होता है, इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग पीरियड। फिर R क्या है, ग्रोथ रेट है, T क्या है, टाइम है, E जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंटली ही पूछा गया है। E बेस क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। ये एफिशिएंसी इंडेक्स के ऊपर जो है नीट 2021 में ही पूछा गया। तो मैं आपको नीट के पीवाईक्यू भी कराते जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे आपके पास डीपीपी भी आ रही है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा, व्यूज बढ़ाइएगा, उसमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर आपको जो है मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उसमें ढेर सारे दिलों से भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझको दिल दे देना है, ये नहीं, मतलब आप क्या करना है, उसको दिल से भर देना। अपने फायर वाली इमोजीज आपको सेंड करती जानी है, जिससे क्या लगेगा, मुझे जो है एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी आपका भाई जैसा ही हूं। तो आप मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप मुझे सूरज सर, सूरज भाई कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो अपने प्यार को इसी तरह से बनाए रखना। फिर कह रहा है हेयर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इट ऑल्सो मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रेफर्ड एज द एफिशिएंसी इंडेक्स। जो मैं बता रहा था वो एफिशिएंसी इंडेक्स भी होता है। Here the final size WT depends on the initial value, यानी W नॉट पे डिपेंड करता है। जो WT है वो डिपेंड करेगा W नॉट पर, यानी फाइनल वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी सर, इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगी। फिर जो है अगला है क्वांटिफाइड मेजरमेंट, ये तो हम कल पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट ग्रोथ और एब्सोल्यूट चीजों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं क्या आपको स्टार्टिंग की एनसीईआरटी पढ़ा दूं, तो मैं एक बार देख लेता हूं लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि अगर आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा तो फिर आपको भी लेक्चर बोरियत लगने लगेगा। क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप अपनी एनसीईआरटी को देखो, मैं तब तक एक बार लेक्चर की ड्यूरेशन देखता हूं। ओहो, तो लेक्चर जो है 32 मिनट से ऊपर जा चुका है। अब जो है आपको मेरी बात बोरिंग लगने लग जाएंगी, पर पूरा तो समझ में आएगा। मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे ही इस लेक्चर को रोकने की कोशिश करता हूं। अगले लेक्चर में आपको मैं थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और एब्सोल्यूट ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपका 4 लेक्चर में जो है ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म हो पा रहा होगा। आप देख रहे हो कि मैं एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में लेके जा रहा हूँ, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ड्रॉपर के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप जो है 11th में भी हैं तो मेरे लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सेम एनसीईआरटी बताता हूं। अगर आपको दिक्कत होती है कि मैं बड़े क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखूंगा, तो आपको जो है तोड़ तोड़ के लिखना है। आपको ऐसे डायग्राम की सहायता से, आप अगर अपनी क्लास 11th में भी ऐसे डायग्राम बना देते हैं, वैसे तो ये एनसीईआरटी में दिए हैं, पर इस तरह से आप समझाते हैं कि लैग फेज क्या है, इनिशियल नंबर इज वेरी लेस, लॉग एक्सपोनेंशियल फेज क्या है, सडन ग्रोथ, स्टेशनरी फेज क्या है, रिसोर्स लिमिटेड। देखो हम जब 11th में थे तो हमें समझाने के लिए उतना कुछ था नहीं, उस टाइम तो मेरे पास फोन भी नहीं था। ये फोन जो है आप नहीं मानेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे मिला था, तो हमने तो इसको काफी देर बाद अचीव किया था। पर आपके पास अभी समय है, कोविड ने एक आपको ऐसा नहीं कि बैक किया, ये कुछ अपॉर्चुनिटी भी दी, आपको फोन दिए गए, टैबलेट भी प्रोवाइड किए गए, जिससे हमारे को भी एक लालच मिला था कि हमको भी टैबलेट मिलेगा, पर कॉलेज में वो टैबलेट नहीं मिल पाया। अब उस बात से हमें क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है। तो आप क्या करें, इस लेक्चर को सेव करके देखें। अगर आपको उसमें नेट ज्यादा उड़ता है तो आप जो है लेक्चर को रिकॉर्ड कर लें। ऐसा नहीं कि आप लाइव तो मैं नहीं लेता हूं, मतलब कि यूट्यूब पे जो है आप जाके सीधा देखो, आप उसको रिकॉर्ड करके सेव कर लें, फिर देखें, आपको जो है बहुत मजा आएगा। और ऐसा नहीं कि आप मेरे लेक्चर को इनटू 2 की स्पीड में देखें, आप स्लो में देखें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू इस तरह के सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।